हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग एम सीरीज़ में जो लास्ट क्लास में जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो आज का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 5। ठीक है। तो कल हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़े थे, पिलाई एंड फिमड़ई पढ़ रहे थे। ठीक है। तो उसी को आज थोड़ा सा उसमें कुछ बच गया था, तो हम उसको आज फिनिश करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था, कल आप लोगों ने देखा था कि ये तुम्हारा जो रेड कलर का है वो तुम्हारा फिमड़ई है। ठीक है। वाइट कलर का पिलाई है। ये जो तुम्हारा येलो लाइन जो है इसको हम लोग सेल वॉल माने थे, और वाइट लाइन को हम लोग सेल मेम्ब्रेन माने थे, राइट। तो मेरा सवाल ये है कि भाई साहब इतना सारा चीज़ है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि फिमराई जो होता है वो क्या कहते हैं शॉर्ट होता है, पिलाई जो होता है वो लॉन्ग होता है, फिमराई नंबर में ज़्यादा होता है, पिलाई नंबर में कम होता है, ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है। ब्रिस्टल लाइक होता है फिमराई। अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले, ध्यान सुनो अच्छे से। देखो, सबसे पहले अब तुम मुझे सोच के बताओ कि मैंने तुम लोगों को क्या पढ़ाया था कि अगर किसी भी चीज़ पर एक्स्ट्रा कोई चीज़ आ जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बोलते हैं, राइट। और जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे इधर देखो, जैसे ये देखो, ये है। अगर इस पर कुछ एक्स्ट्रा आ गया, ये क्या एक्सटेंशन है। ठीक है। एक तो ये बात हो गया, ये दिख रहा है, एक तो ये हो गया। अरे हाँ। तो और एक बात ये हो गया, देखो ये मान लो अगर मैं इसको सेल मेम्ब्रेन बोलूँ इसको, तो सेल मेम्ब्रेन क्या हुआ कि अंदर तरफ धस गया, इसको हम लोग इन्वेजिनेशन बोल रहे थे। चाहिए याद याद है। ठीक है, आगे देखो। ठीक। देखो, अब सवाल ये उठता है, देखो ध्यान से देखो। मेरा सवाल ये है कि मुझे बताओ कि पिलाई और फिमड़ई जो है वो तुम्हारा क्या कहते हैं, एक्सटेंशन है कि इन्वेजिनेशन है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे तुमको साफ साफ दिख रहा है कि फिमड़ई जो है, या फिमड़ई हो चाहे फिर पिलाई हो, ये दोनों क्या है कि सेल मेम्ब्रेन पर कुछ एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन बोलेंगे, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, फिमड़ई हो चाहे पिलाई, दोनों क्या है, सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। तो दो सवाल आ सकता है यहाँ पे। सबसे पहला सवाल कि फिमड़ई और पिलाई जो है वो एक्सटेंशन है या फिर इन्वेजिनेशन है, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये आ सकता है कि किसका एक्सटेंशन है। अगर एक्सटेंशन है तो किसका एक्सटेंशन है, तो क्या बोलोगे, सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहले, देखो। ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, बोथ बोथ पिलाई एंड फिमड़ई, बोथ पिलाई एंड फिमड़ई आर द एक्सटेंशन ऑफ व्हाट, सेल। या फिर हम्म, या फिर सरफेस एक्सटेंशन बोल सकते हो इसको। क्लियर। ठीक है। दूसरा लाइन क्या है कि ये जो तुम्हारा पिलाई और फिमड़ई है, देखो तुमको देखने में ऐसा लग रहा हो कि हो सकता है ये ना बैक्टीरिया को चलने में मदद कर रहा होगा, लोकोमोशन में, बट ऐसा कुछ नहीं होता। याद रखना यहाँ पर क्या कहते हैं, आपका जो पिलाई और फिमड़ई है ना, ये क्या कहते हैं, लोकोमोशन में कोई हेल्प नहीं करता, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोथ पिलाई एंड फिमड़ई, बोथ बोथ पिलाई एंड फिमरई, है ना, ये कोनो लोकोमोशन में हेल्प नहीं करता, नॉन लोकोमोटरी। ठीक है, समझा। डू नॉट डू नॉट हेल्प इन लोकोमोशन। ठीक है, यानी कि मूवमेंट। ठीक है। ध्यान सुनो अच्छे से, देखो सबसे पहली बात कि अगर हम बात करें, ये देखो यहाँ तक हम लोग कल पढ़ चुके थे, तो हमको ये तुमको दिख रहा है, ये तुम्हारा क्या, ये तुम्हारा फिमड़ई है और ये तुम्हारा पिलाई है, राइट। अब सवाल ये उठता है कि फिमड़ई हो चाहे पिलाई हो, ये दोनों सरफेस एक्सटेंशन है या फिर सरफेस का इन्वेजिनेशन है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि पिलाई, बोथ पिलाई एंड फिमड़ई आर क्या है, एक्सटेंशन ऑफ सेल या फिर सरफेस एक्सटेंशन है। ठीक है सर। बोथ पिलाई एंड फिमड़ई, ये दोनों तुमको ऐसे देखने में लग रहा होगा कि ये इसका पैर वगैरह है, चलने में हेल्प करता है, ऐसा कुछ नहीं करता। पिलाई हो चाहे फिमड़ई, ये दोनों क्या करता है, ये कोई भी लोकोमोशन में हेल्प नहीं करता। ठीक है, ये नॉन लोकोमोटरी होता है ना। डू नॉट हेल्प इन लोकोमोशन, यानी कि मूवमेंट में ये किसी भी तरह का कोई भी मदद नहीं करता है। इज दैट क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक है। तो ये हमारा जो लास्ट क्लास का बचा हुआ था टॉपिक, हम उसको फिनिश कर लिए। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हुए हम लोग नेक्स्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या, फ्लेजेला। फ्लेजेला क्या होता है, देखो। तो क्या ध्यान सुना,
इफ फ्लैजेला इज प्रेजेंट, तब क्या होगा? पहला बात। दूसरा बात, इफ फ्लैजेला इज एब्सेंट, तब क्या होगा? देखो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पिलाई हो चाहे फिमड़ी, वो लोकोमोशन में किसी भी तरह का कोई भी मदद नहीं करता है। कौन? पिलाई हो या फिमड़ी, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि बैक्टीरिया चल नहीं पाता, बैक्टीरिया तो चलता होगा, ऑब्वियस सी बात है, बैक्टीरिया मूवमेंट कर सकता है। तो सवाल ये उठता है कि इसके अंदर कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है, बैक्टीरिया के अंदर ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, उसको मूवमेंट में हेल्प करता है? तो दैट इज द फ्लैजेला। मतलब अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है, इसका क्या मतलब है कि ये मूवमेंट कर सकता है। अगर फ्लैजेला प्रेजेंट का मतलब क्या है कि ये मूवमेंट कर सकता है, मतलब ये मूवमेंट कर सकता है, या फिर इसको हम लोग मोटाइल बोलते हैं, ठीक है। और अगर फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं है तो नो मूवमेंट, या फिर नॉन मोटाइल बोल सकते हो, नॉन मोटाइल बोल सकते हो, कोई दिक्कत? मतलब क्या हुआ, अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है तो वो मूवमेंट कर सकता है, मोटाइल है। अगर फ्लैजेला एब्सेंट है तो वो क्या कर सकता है, वो मूवमेंट नहीं कर सकता, वो नॉन मोटाइल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, बैक्टीरिया को चलने में कौन मदद करेगा? फ्लैजेला मदद करेगा। इस दैट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत है बताओ? अब सवाल ये उठता है कि क्या सारा बैक्टीरिया के अंदर मतलब सर नंबर ऑफ फ्लैजेला सेम ही होता है? मतलब क्या सारे बैक्टीरिया, जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी एक बैक्टीरिया के अंदर 10 फ्लैजेला है तो सारे के अंदर 10 फ्लैजेला होगा, क्या ये पॉसिबिलिटी है? तो देखते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, अगर बात करें फ्लैजेला की, बात करें किसकी? फ्लैजेला की, ठीक है। तो नंबर और डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर एंड और डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर और डिस्ट्रीब्यूशन वो जो है वो वैरी करता है। मतलब सारे बैक्टीरिया में फ्लैजेला का नंबर जो होता है वो अलग अलग होता है और उसका अरेंजमेंट भी अलग अलग होता है। क्लियर यहाँ तक? मतलब क्या, फ्लैजेला जो है वो नंबर और डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका वो वैरी करता है, बदलता है, हर जगह में सेम नहीं, हर बैक्टीरिया में सेम नहीं होता, ठीक है। आगे देखो, मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, ये मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो ये मान लो कुछ बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया, दो बैक्टीरिया, तीसरा बैक्टीरिया, चौथा बैक्टीरिया, 4 बैक्टीरिया मान लो है। मान लो इसके पास एक फ्लैजेला, ठीक है। जैसे हो सकता है इसके पास 2 फ्लैजेला, ठीक। इसके पास हो सकता है मान लो कि इस तरीके से 3 फ्लैजेला, या इसको, या ये भी हो सकता है कि इसके साथ एक साथ 3 फ्लैजेला और दूसरे साथ 3 फ्लैजेला। तो अरेंजमेंट और नंबर जो है वो वैरी करता है, ठीक है। देखो समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, फ्लैजेलिन एक प्रोटीन होता है, एक क्या होता है? प्रोटीन होता है। नोट करके इसको लिखोगे बेटा, नोट करके क्या लिखोगे सर? ये यूकैरियोट के अंदर, यूकैरियोट फ्लैजेला के अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है। मतलब फ्लैजेलिन प्रोटीन मतलब क्या? फ्लैजेला से जुड़ा हुआ कोई प्रोटीन है ना। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो फ्लैजेला में प्रोटीन होता है वो क्या है तुम्हारा? क्या है वो? ट्यूबुलिन प्रोटीन है। क्या है वो तुम्हारा? ट्यूबुलिन प्रोटीन है, ठीक है। मेरी बात ध्यान सुनना, देखो मैंने बोला कि देखो पिलाई और फिमड़ई जो है वो क्या कहते हैं, बैक्टीरिया को मूवमेंट में हेल्प नहीं करता है, यस सर, नहीं करता। अब सवाल ये उठता है, अगर मान लो कि पिलाई और फिमड़ई जो है वो बैक्टीरिया को अगर चलने में मदद नहीं करता, तो कोई ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो उसको हेल्प करेगा, क्योंकि बैक्टीरिया तो चलता है ना भाई। बैक्टीरिया, अब क्या बताया, जैसे मान लो कि बहुत सारा बैक्टीरिया जो मोटाइल भी होता है, नॉन मोटाइल भी होता है। हम लोग स्टार्टिंग में 4 शेप में पढ़े थे, ठीक है। अगर बैक्टीरिया मोटाइल होता है तो सवाल ये उठता है कि बैक्टीरिया को मोटिलिटी में मदद कौन करता है, मतलब चलने में मदद कौन करता है? तो वो तुम्हारा क्या है? फ्लैजेला है। अगर फ्लैजेला बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? वो मोटाइल है, या फिर बैक्टीरिया बोल रहे, मतलब किसी भी तरह का, सॉरी। फ्लैजेला क्या है? अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है तो मूवमेंट होगा, अगर फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं है तो मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। फ्लैजेला का नंबर जो है वो अलग अलग बैक्टीरिया में नंबर अलग होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है। जैसे मान लो किसी में 1 हो सकता है, किसी में 2 हो सकता है, किसी में 3 हो सकता है, किसी में 4 हो सकता है, किसी में 5 हो सकता है, किसी में 6 हो सकता है, इस तरीके से, ठीक है। ये वैरी करता है, ठीक है। अब जो प्रोटीन जो मतलब कि फ्लैजेला से जुड़ा हुआ, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैजेलिन प्रोटीन। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर कौन सा फ्लैजेलिन प्रोटीन होता है? उसका नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है। क्लियर यहाँ तक तो बोलो, समझ में आया? कोई दिक्कत? सब कुछ एकदम अच्छे से क्लियर है? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल में जो फ्लैजेला होता है उसका क्या कहानी है भाई? देखो देखो, मान लो सबसे बाहर क्या होता है, एक सेकंड नीचे बना थोड़ा सा, ये मान लो तुम्हारा सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल। इसके अंदर यहाँ क्या? सेल मेम्ब्रेन, सॉरी ये सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब सुनो,
देखो, तो ये मान लो तुम्हारा कोई प्रोकैरियोटिक सेल है, ध्यान सुनना अच्छे से, ये क्या तुम्हारा मान लो कोई प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, क्या है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। ये सबसे बाहर क्या सर, ये तो आपको सेल वॉल लग रहा है सर, ठीक है। ये क्या सर, ये तो सेल मेम्ब्रेन लग रहा है, ठीक है। देखो ये जो है ना, ये पूरा फ्लैजेला है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में ये जो यहाँ से लेकर यहाँ पूरा जो स्ट्रक्चर है ये फ्लैजेला है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर फ्लैजेला में 3 पार्ट होता है, ठीक है। कितना पार्ट होता है? 3 पार्ट होता है। एक सेकंड रुको, इसको बड़ा कर सकते हैं। छोड़ो, हाँ। तो ये तुम्हारा मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तीन पार्ट होता है फ्लैजेला के अंदर, ठीक है। देखो सबसे नीचे जो ये पार्ट तुमको दिख रहा है, ये पार्ट, इस पार्ट का नाम है तुम्हारा बेजल बॉडी। क्या नाम है इसका? बेजल बॉडी, ठीक है सर। उसके बाद ये जो तुमको बड़ा सा पार्ट दिख रहा है, लंबा पार्ट, ये पूरा पार्ट यहां से लेकर यहां तक, ये जो पूरा एक लंबा पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं इसको? फिलामेंट, फिलामेंट, ठीक है। और ये जो तुमको दिख रहा है, ये जो डॉट दिख रहा है, ये डॉट, यहाँ पर जो डॉट है, जो बेसल बॉडी और फ्लैजेला को जोड़ता है, जिस उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं हुक। क्या बोलते हैं उसको? हुक। अब मुझे सोच के बताओ, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट में सबसे बड़ा क्या है, सबसे लंबा क्या? बताओ, सोच के बताओ। फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी, फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी, इन तीनों में सबसे लंबा क्या है? सर हमको साफ साफ दिख रहा है कि फिलामेंट इन सब में सबसे लंबा। इसका मतलब क्या हुआ? ये तुम्हारा लॉन्ग है, ये तुम्हारा क्या है? लॉन्ग। समझ आया? ये तुम्हारा क्या है? लॉन्ग है। कोई दिक्कत? अगर तुमसे कोई पूछे कि हुक करता क्या, हुक जो है वो तुम्हारा कनेक्ट करता है, कनेक्ट फिलामेंट, फिलामेंट एंड बेजल बॉडी को। मतलब क्या हुआ? तुम्हारा जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो हुक है ना, हुक वो क्या करता है? फिलामेंट को और बेजल बॉडी को आपस में जोड़ने का काम करता है। क्लियर? बोलो, समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत है? मतलब कुल मिला के अगर बात करें प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, तो इसके पास फ्लैजेला में 3 पार्ट होता है। अब मुझे सोच के बताओ कि फ्लैजेला जो है वो एक्सटेंशन है कि इन्वेजिनेशन है? बताओ, एक्सटेंशन है कि इन्वेजिनेशन है? इसका मतलब क्या हुआ? फ्लैजेला जो है, फ्लैजेला जो है सर, वो साफ साफ दिख रहा है कि कुछ एक्स्ट्रा है। इसका मतलब क्या है? एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? बताओ। बस ये है प्रोकैरियोटिक सेल की फ्लैजेला में, बस इतनी ही सी कहानी है भाई, इसको तुमको पढ़ना है। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल खत्म कर चुके, ठीक है। कल हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल का एनसीईआरटी लगा लेंगे, ठीक है। आज एनसीईआरटी लाना मैं भूल गया, ठीक है। मेरे पास है बट स्लाइड पे नहीं है, ठीक है। तो मैं कल एनसीईआरटी आपको डिस्कस करूंगा इसका, प्रोकैरियोटिक सेल का। अभी हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? यूकैरियोटिक सेल। देखो यूकैरियोटिक सेल, सबसे पहली बात तो यूकैरियोटिक सेल होता कौन है? जैसे हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल जब स्टार्ट कर रहे थे ना, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने सबसे पहले ये पढ़ा था, जैसे बैक्टीरिया हो गया, है ना, क्या था, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, ये सब क्या था? बैक्टीरिया था, राइट। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आता था, ठीक है। तो उसी तरीके से सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना कि इसके अंदर आता है प्रोटिस्टा, ठीक है। और सर, और तुम खुद सोचो ना, प्लांट से इसी में आएगा, एनिमल से इसी के अंदर आएगा, एनिमल से इसी के अंदर आएगा, ठीक है। फंगी इसी के अंदर आएगा, फंगी इसी के अंदर आएगा। देखो और कुछ है? इसी कर लो, ठीक है। प्रोटिस्टा पता है ना, जिसके अंदर अमीबा आता है, ठीक है। पारामीशियम आता है, ठीक है। मतलब प्रोटिस्टा जो है वो अमीबा और पारामीशियम इसके जिसके अंदर आता है। मतलब ध्यान सुनो, यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रोटिस्टा आता है, प्लांट्स आता है, एनिमल्स आता है, फंगी आता है। प्रोटिस्टा आता है, प्लांट्स आता है, एनिमल आता है और फंगी आता है। प्रोटिस्टा आता है, प्लांट्स आता है, एनिमल्स आता है और फंगी आता है। प्रोटिस्टा के अंदर क्या है? अमीबा है, पारामीशियम है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई समस्या, कोई परेशानी? नहीं सर। अब सुनो, एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है, देखो क्या लिखती है?
compartmentalization present in eukaryote. present in eukaryotes. एंजाइटिक लाइन लिखते हैं सर क्या होता है कि कंपार्टमेंटलाइजेशन इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट. सर व्हाट इज मीनिंग, क्या इसका मतलब है? मतलब ये जो हम अभी आप लिखे है ना, और इसके आगे और भी चीज एंजाइटिक लिखते हैं, देखो ध्यान से. बट absent in prokaryote. मतलब एंजाइटिक लाइन लिखते क्या कि कंपार्टमेंटलाइजेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं होता. इसका क्या मतलब है? मेरी बात सुनो, मैंने क्या बताया था सबसे पहली बात. ये मान लो तुम्हारा एक सेल है, ठीक है. मान लो इसके अंदर एक रिएक्शन हो रहा है, पी से क्यू हो रहा है. ये एक मान लो एक क्या कहते हैं, एक मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है. क्या बताए थे कि मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल जो वो तुम्हारा प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, राइट. तो मान लो ये तुम्हारा पी से क्यू बन रहा है, ये तुम्हारा यहाँ पर है, ठीक है. ये मान लो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ये भी एक मेम्ब्रेन के अंदर बंद है. ओके सर, ओके ओके. मान लो ये क्लोरोप्लास्ट है, ये एक सेकंड. देखो मान लो ये पी से क्यू बन रहा, ये एक मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है, ठीक है, ठीक. ये मान लो एक माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है. ये भी मान लो किसी मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है, ठीक है. उसके बाद ये मान लो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है. ये भी एक मेम्ब्रेन के अंदर है. क्या है? ये भी एक मेम्ब्रेन के अंदर. तुम देखो एक चीज देखो, नोटिस करो, एक अलमारी जैसा बना, कंपार्टमेंट जैसा, है ना. एक अलमारी जैसा बनाना, कंपार्टमेंट जैसा. ये अलग कंपार्टमेंट, ये अलग कंपार्टमेंट, ये अलग कंपार्टमेंट, ये अलग कंपार्टमेंट, ठीक है. अगर मुझे बताओ कि अगर मुझे इस ओवरऑल इसकी बात करना पड़े तो ये तुम्हारा साइटोप्लाज्म है. ये क्या तुम्हारा साइटोप्लाज्म है? अरे ये है ना साइटोप्लाज्म. हाँ सर, ये तो साइटोप्लाज्म है. इसका मतलब क्या हुआ कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन होता है ना, मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल, वो खुद को इस तरीके से अरेंज करता है कि उसका जो साइटोप्लाज्म है वो कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाता है. लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तो सेल मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल होता ही नहीं है, तो वहां पर फिर कंपार्टमेंटाइजेशन कैसे होगा? इसका मतलब क्या हुआ? अब तुमको ये अच्छे समझ में आ गया कि कंपार्टमेंटाइजेशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होता है? यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होता. उसका रीजन क्या है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल होता है और हालांकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल नहीं होता. मतलब क्या हुआ? हम यहां पर लिख सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में होता क्या है? साइटोप्लाज्म दिख रहा भाई? साइटोप्लाज्म डिवाइड इनटू कंपार्टमेंट, ठीक है. बस यही बात है, ठीक है. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपार्टमेंटेशन प्रेजेंट इन यूकैरियोट बोलते हैं, ठीक है. अब इनसे एक सवाल पूछती है हमसे, क्या? व्हाई? सवाल क्या है? क्यों ऐसा क्यों होता है? देखो हमारे बॉडी में जितना भी चीज़ है, जैसे मेरा आंख का काला होना, मेरे हेयर का बड़ा होना, ठीक है, तेरा गोरा होना, मतलब कुछ भी जो है, जो भी आपका आपके ऊपर गुण है, वो सारा कौन कंट्रोल करता है? सर जीन कंट्रोल करता है, जिसको हम लोग क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि जेनेटिक मटेरियल ही डिसाइड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या चीज़ डेवलप होगा. इसका ये मतलब है कि आपका जो ये है ना कंपार्टमेंटेशन जो है, ये कहीं ना कहीं जो है क्रोमोसोम ही तय करता है. इसका क्या, इसका ये मतलब हुआ कि मेम्ब्रेन बॉन्ड, क्वेश्चन क्या है? मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन यूकैरियोट. प्रेजेंट इन यूकैरियोट, ठीक है. प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, ठीक है. उसके बाद देखो ऐसा क्यों? क्वेश्चन क्या है? क्योंकि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऑर्गेनाइज करता है, ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज इन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम इन यूकैरियोट.
मतलब क्या हुआ कि अगर हम बात करें इसकी किसकी कि ऐसा क्यों होता है, कंपार्टमेंटलाइजेशन जो है वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही क्यों पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है वो उस तरीके से उसको अरेंज करता है कि उसके अंदर कंपार्टमेंटलाइजेशन प्रेजेंट होता है। अदरवाइज आपको ये समझ में आया? देखो क्लियर है? चलो आगे बढ़े आगे बढ़े, एक बार रिपीट कर देता है कि अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, प्रोटिस्टा आएगा जो अमीबा और पैरामीशियम हो गया, राइट राइट ओके, एंड देन उसके बाद उसमें क्या आएगा, प्लांट्स आएगा, एनिमल्स आएगा, फंगी आएगा, ठीक है। उसके बाद एनसाइटिक बात लिखते हैं कि कंपार्टमेंटलाइजेशन जो होता है ना वो प्रेजेंट होता है किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक के नहीं, प्रोकैरियोटिक के नहीं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर एनसाइटिक लिखती है कि ऐसा क्यों होता है कि मतलब यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। तब ये सवाल हम लोगों को हम लोग एनसीईआरटी में ये पढ़ते हैं कि भाई साहब ऐसा है कि हम लोग के बॉडी के अंदर जितना भी कैरेक्टर है, जितना भी गुण है, जो भी चीज़ें हम लोग की बॉडी के अंदर है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे आइज का ब्लैक होना है ना, मेरे हेयर का ब्लैक होना, मेरा हेयर बड़ा होना, तो ये सारी चीज़ें जो कैरेक्टर है उसको कहीं ना कहीं जीन या फिर क्रोमोसोम कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कंपार्टमेंटलाइजेशन जो है वो हो ना हो कहीं ना कहीं इसमें जेनेटिक मटेरियल का ही रोल होता है। इज दैट क्लियर? समझ आया? नेक्स्ट। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे बढ़े। सर और कोई स्ट्रक्चर है जो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है, प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं होता? देखो हम एक लाइन लिख रहे हैं, ध्यान सुनना। साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर, साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन यूकैरियोट जो क्या करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, हेल्प इन लोकोमोशन, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर जो है वो तुम्हारा प्रेजेंट होगा किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं सर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है। जो क्या करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। समझ में आया? मतलब साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर जो होता है वो तुम्हारा यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, लोकोमोशन, चलने में मदद करता है। क्लियर? क्लियर? ठीक है सर। कौन कौन सा वो स्ट्रक्चर है, जरा नाम बताइए। देखो तो यहाँ पे तुमको याद रखना, साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, जो लोकोमोशन यानी कि चलने में हेल्प करे। लोकोमोशन मतलब चलने में मदद, ठीक है। समझ आया? कौन कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है, सबसे पहला माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। दूसरा मतलब पहला क्या, माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। दूसरा माइक्रोफिलामेंट, ठीक है, माइक्रोफिलामेंट, ओके। तीसरा क्या, इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि लोकोमोशन में जो हेल्प करता है ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जो लोकोमोशन में हेल्प करता है, मतलब चलने में मदद करता है, राइट। कौन कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो तुम्हारा साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर है, वो तुम्हारा क्या क्या बता, जल्दी बता। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। क्लियर? कोई दिक्कत? बोलो। और ये सब जो होता है ये अपसेंट होता है कहां पर, अपसेंट इन प्रोकैरियोट्स, मतलब ये प्रोकैरियोट्स में अपसेंट होता है। ठीक है, क्या आता है, तुम अच्छे से समझ में आया? ठीक है। साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर जो होता है वो तुम्हारा लोकोमोशन में हेल्प करता है, ठीक है, जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक। कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। सर ये सब क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे, कोई मसला नहीं है, आराम से इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि साइक्लोसिस क्या होता है। साइक्लोसिस, ठीक। साइक्लोसिस क्या होता है,
ध्यान से मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म क्या है? मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लोसिस बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोलते हैं। ये हम लोग पढ़ेंगे, मतलब आगे तो दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोलते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोलते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये जो है तुम्हारा, ये तुम्हारा प्रेजेंट होगा प्रेजेंट होगा किसके अंदर? यूकैरियोटिक के अंदर। एब्सेंट कहाँ होगा? प्रोकैरियोट के अंदर, ठीक। मतलब साइक्लोसिस का मतलब होता है कि साइटोप्लाज्म में जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? साइक्लोसिस बोलते हैं, ठीक है। एंड ये इसको हम लोग साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। और एब्सेंट कहाँ होगा? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होगा? ये एब्सेंट होता है। समझ में आया? मतलब कुल मिला के अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर जो होता है वो यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, जैसे हेल्प करता है लोकोमोशन के अंदर। एग्जांपल माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। एब्सेंट होता है कहाँ पर? प्रोकैरियोटिक के अंदर। जिसमें उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? साइक्लोसिस। साइक्लोसिस क्या होता है? साइक्लोसिस तुम्हारा होगा क्या? जो साइटोप्लाज्म जो मूव करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लोसिस बोलते हैं। या फिर तुम उसको क्या बोल सकते हो? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोल सकते हो। जो प्रेजेंट होता है कहाँ पर? यूकैरियोटिक सेल के अंदर। और प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्लियर यहाँ तक? देखो, तो अभी तक हम कुल मिला के इन्वेलप के बारे में अगर बात करें तो दो तरह का इन्वेलप हम लोग पढ़े, ठीक है। ठीक, देखो अगर हम बात करें देखो, तो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर सिंगल इन्वेलप की बात करें, सिंगल इन्वेलप की बात करें, ठीक है, तो सिंगल इन्वेलप जो होता है वो प्रोकैरियोट के अंदर होता है। कैसे सर? अरे तुमने पढ़ा ना दो तरह का, एक तो तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन और दूसरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? ओह सॉरी, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। समझ आया? आया समझ में? आया? देखो, अब बात करें हम डबल इन्वेलप की। क्या? एक चीज, ठीक है, अगर हम बात करें डबल इन्वेलप की तो तुमको पता चल गया होगा कि कहां पर होता है? यूकैरियोटिक के अंदर होता है, यूकैरियोट्स के अंदर होता है। इसके अंदर हाँ सेल मेम्ब्रेन भी होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन भी होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है, ठीक है। किसके अंदर? ये डबल इन्वेलप किसके अंदर होता है? यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है। मतलब अभी तक हम लोग जो पढ़े, सिंगल इन्वेलप जो होता है, देखो ध्यान से, सिंगल इन्वेलप जो होता है वो प्रोकैरियोट के अंदर होता है, ठीक है। किसके अंदर होगा? प्रोकैरियोट के अंदर होगा। जैसे सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, ठीक है। डबल इन्वेलप की अगर बात करें तो ये यूकैरियोट्स के अंदर होता है, जिसके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है। बोलो यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? बोलो, ठीक है, आगे बढ़े। अब सर ऐसा कौन सा चीज़ है जो प्लांट के अंदर होता है, एनिमल के अंदर नहीं होता? देखो, ठीक है, ओके ओके ओके, तो हम इधर लिखेंगे प्लांट सेल।
मतलब ऐसा कौन सा चीज़ है जो प्लांट के अंदर होता है एनिमल के अंदर नहीं होता, और एनिमल के अंदर है प्लांट के अंदर नहीं होता? अरे प्लांट और एनिमल समझते हो ना? हैं? वृक्ष वगैरह जो हम लोग प्लांट बोलते हैं, एनिमल को हम लोग क्या पशु बोलते हैं, राइट? तो प्लांट सेल और एनिमल सेल, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ठीक। अगर हम बात करें तो प्लांट सेल के अंदर लार्ग वैक्यूल होता है। अब ये क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, बस इतना चलो, लार्ग वैक्यूल होता है और ये इसमें प्रेजेंट होगा। और वहीं पर अगर बात करें हम इसके अंदर एनिमल के अंदर, तो यहाँ पर एब्सेंट होता है। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत? मतलब अगर हम बात करें लार्ग वैक्यूल की, वो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होता है? प्लांट सेल के अंदर होता है और एनिमल सेल के अंदर नहीं होता है। क्लियर यहाँ तक? देखो दूसरा, सेल वॉल, सेल वॉल जो होता है वो तुम्हारा प्लांट के अंदर प्रेजेंट होगा, और जबकि इसके अंदर क्या होगा? एब्सेंट होगा। समझे? ठीक है सर। मतलब प्लांट के अंदर, प्लांट सेल के अंदर तुम्हारा लार्ग वैक्यूल पाया जाता है जो एनिमल के अंदर एब्सेंट होता है। दूसरा, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है जो एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट देखो, और है क्या सर? यस सर। जैसे प्लास्टिड नाम का एक चीज होता है, प्लास्टिड, प्लास्टिड, प्लास्टिड को हम लोग क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं। मतलब क्लोरोप्लास्ट उसी का पार्ट है, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर प्रेजेंट होगा ये, और तुमको अच्छे से पता है कि इसके अंदर क्या होगा? एब्सेंट होगा। ठीक है सर। इसके अंदर क्या होगा? एब्सेंट होगा। ठीक। नेक्स्ट क्या, अगर बात करें इसकी, तो यहां पर जो सेंट्रियोल है, अगेन सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द प्लांट, और एक एक्सेप्शन है एल्गी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। जबकि सेंट्रियोल यहां पर क्या होगा? प्रेजेंट होगा। क्या होगा यहाँ पर? प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो कुल मिला के हम लोग क्या पढ़े अभी तक? अरे यार, ठीक है, ये याद रखना, ये यहाँ पर जो ये जो लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखो, ध्यान से अच्छे से समझो। सबसे पहले प्लांट सेल के अंदर लार्ग वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होता है। अगर आप बात करें सेल वॉल की, सेल वॉल जो है तुम्हारा प्लांट के अंदर प्रेजेंट होगा, एनिमल के अंदर एब्सेंट होता है, ठीक है। अगर बात करें हम प्लास्टिड की, प्लास्टिड जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट, वैसे दोनों चीज़ अलग अलग है, ठीक है। फिलहाल तुम जान लो कि क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड सेम चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? प्लांट में प्रेजेंट होता है, एनिमल के अंदर एब्सेंट होता है, ठीक है। अगर बात करें सेंट्रियोल की, तो सेंट्रियोल एब्सेंट होता है मोस्ट ऑफ द प्लांट में, लेकिन एक एक्सेप्शन है एल्गी, ये तुमको अलग से याद करना है। एल्गी में प्रेजेंट होता है सेंट्रियोल, बाकी हर जगह पे एब्सेंट होगा, ठीक है। लेकिन एनिमल में, हर एनिमल के अंदर क्या होता है? सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। देख लो अच्छे से समझ के पढ़ो। ठीक है, यहाँ तक एक टॉपिक खत्म हो गया। हम लोग उसके बाद सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छे से इसको देख लो अच्छे से, ठीक है।
भाई चलो आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट है आपका सेल मेम्ब्रेन। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। देखो, तो सेल मेम्ब्रेन में हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से, ठीक है। हम्म, सबसे पहली बात, बेटा सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो लिविंग होता है, ठीक है। सेलेक्टिवली परमेबल होता है, ये हम लोग कल ही पढ़ चुके हैं। सेलेक्टिवली परमेबल क्या मतलब है कि ये गिने चुने चीजों को ही अंदर आने देगा। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे गेट का ये, तुम्हारे गेट का ये वॉचमैन है, अब तुम्हारे गेट का जो वॉचमैन है वो उसी को अंदर आने देगा जिसको आने की इजाजत तुम दोगे, है ना। तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है सबसे पहली बात वो लिविंग होता है और वो सेलेक्टिवली परमेएबल होता है, ठीक है सर। मतलब इसका क्या मतलब है, विच अलाउ सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट मतलब H2O एंड सम solute to pass through it। मतलब सिलेक्टिवली परमेबल का ये मतलब है कि ये अपने अंदर से अपने ये एक तरह का वॉचमैन है तेरे घर का, ठीक है, और ये सबको अंदर नहीं जाने देता, गिने चुने चीज़ों को ही अंदर जाने देता है, जिसको तुम मतलब सेलेक्टिवली परमेबल क्या मतलब है कि सेलेक्टिव लोग ही जा सकते हैं, ठीक है। और वो सेलेक्टिव लोग कौन कौन सा है, सॉल्वेंट यानी कि H2O, कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी होता है जो वहाँ से सेल मेम्ब्रेन से पास कर सकता है। जैसे यहाँ पर मैं डायग्राम के थ्रू बता दें तो मान लो ये तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और मान लो यहाँ पर बहुत सारा ये तुम्हारा H2O है, तो ये जा सकता है, ठीक है। ये मान लो सॉल्यूट है, सम सॉल्यूट, ये जा सकता है, ठीक है। ये क्या तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ आया। अब सुनो ध्यान से, पहला बात कि 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हो चुका था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हो चुकी थी, ठीक है। मतलब 1950 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हो चुका था, ओके समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सवाल ये उठता है, क्या ये पॉसिबल था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से के स्टडी से डिस्कवरी से पहले कि हम सेल के अंदर की चीज़ों को देख पाए। मैं तो नेकेड आई से सेल को नहीं देख सकता, तो बिना माइक्रोस्कोप के, बिना सूक्ष्मदर्शी के तो हम लोग नॉर्मल सेल को नहीं देख सकते। तो सेल के अंदर क्या मौजूद है, सेल के अंदर क्या मौजूद है, प्रेजेंट है, वो हम कैसे पता चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुम्हारा 1950 के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि उसके बाद हमारे लिए क्या करना आसान हो गया, डिस्कवरी करना आसान हो गया, ओके। मतलब it is possible to study structure of cell membrane मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डिस्कवरी के बाद यानी कि 1950 के बाद, है ना, ये क्या कहते हैं सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग के लिए स्टडी करना पॉसिबल हो पाया, राइट, कोई दिक्कत नहीं सर। अगर हम बात करते हैं केमिकल स्टडी की, देखो तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर केमिकल स्टडी की,
तो सेल मेम्ब्रेन अगर मैं किसी एक का ले लूँ, जैसे मान लो सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी ले लेते हैं, ठीक है सर। तो हमको यहाँ पर दो चीज़ देखने को मिला, क्या? मेम्ब्रेन composed of lipid and protein, composed of lipid and protein, ठीक है, जिसमें 52% प्रोटीन था और 40% लिपिड थी। मतलब जब मैंने सेल मेम्ब्रेन के केमिकल स्टडी को पढ़ा तो हमें पता चला कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो दो चीज से मिलकर बना हुआ है, प्रोटीन और लिपिड से बना हुआ है। तो मैंने जब आरबीसी का सेल मेम्ब्रेन देखा, बाकी सबका नहीं, सिर्फ आरबीसी का जब सेल मेम्ब्रेन देखा तो हमने पाया कि आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन के अंदर 52% क्या होता है, प्रोटीन होता है, और 40% क्या होता है, लिपिड पाया जाता है। तो सर ये तो 52 और 42 क्या होता है, 92% ही हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ और चीज़ भी होगा 8%, है ना, बाकी जो भी है वो 8% में आ गया। जैसे मान लो कि कार्बोहाइड्रेट भी होता है, लिख लो यहाँ पर कि हाँ एक चीज़ और, ये जो तुम्हारा ये किसका आरबीसी ऑफ सेल मेम्ब्रेन है। जरूरी नहीं कि हर किसी का सेल मेम्ब्रेन का क्या कहते हैं परसेंटेज 52 और 40 ही हो, नहीं, लेकिन हाँ ये श्योर है कि वो दो चीज़ से ही मिलकर बनेगा, दैट इज लिपिड एंड प्रोटीन। ये परसेंटेज जो है वो वैरी कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पर, देखो क्या बात करें, रेशियो ऑफ protein and lipid can vary in different cell। अलग अलग सेल में परसेंटेज यानी कि रेशियो जो है लिपिड का और प्रोटीन का वो बदलता रहता है। जरूरी नहीं हो है कि 52% और 40% ही हो, ठीक है सर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? बोलो, क्लियर? जब मैंने इसका बायोकेमिकल स्टडी किया, क्या किया, स्टडी किया, तब हमें पता चला कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। मतलब कि ये, अब देखो जब मैंने इसका केमिकल स्टडी किया तो हमें पता चला कि ये दो चीज़ का बना हुआ है, लिपिड और प्रोटीन का। लिपिड, अगर आरबीसी का सेल मेम्ब्रेन देखें हम लोग तो आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन में 52% क्या होता है, प्रोटीन होता है, और 40% लिपिड होता है, ठीक है सर। अगर हम बात करते हैं क्या कहते हैं रेशियो की, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन के अंदर 52% प्रोटीन और 40% लिपिड है तो सारे सेल के मेम्ब्रेन के अंदर वही होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो अलग अलग सेल के अंदर उसका जो रेशियो है वो वैरी करता रहता है, मतलब बदल जाता है। किसी में मान लो अगर यहाँ पे 52% प्रोटीन है तो हो सकता है किसी में 53% हो, ठीक है। लेकिन ये तो तुम्हारा केमिकल स्टडी हो गया। जब मैंने बायोकेमिकल स्टडी किया तो हमें ये पता चला कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इस सेल मेम्ब्रेन जो वो तीन चीज से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा? लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ये इन तीनों चीजों से मिलकर वो बना है। बोलो, समझ आया? ठीक है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत? देखो अगला क्या है कि अगर हम बात करें लिपिड की, अब लिपिड और प्रोटीन देखें ना, थोड़ा बहुत लिपिड के बारे में जानना हमको जरूरी है। अगर लिपिड की बात करें तो लिपिड जो है ये मेड अप ऑफ, ठीक है, मेड अप ऑफ फैटी एसिड। मतलब लिपिड जो है वो फैटी एसिड का बना हुआ होता है, ठीक है सर। अब फैटी एसिड दो तरह का होता है, ठीक है, फैटी एसिड दो तरह का होता है। कौन कौन सा? एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। ये क्या होता है, सॉलिड होता है, जैसे घी हो गया ना, घी एग्जाम्पल, घी। और एक होता तुम्हारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड,
ठीक, ये लिक्विड होता है, ठीक है। एग्जाम्पल तेल, ऑयल, ये भी तो एक तरह का लिपिड ही है, समझे? ठीक, तो यहाँ तो कोई दिक्कत है? बोलो, समझ आया? मतलब लिपिड जो है वो आपका फैटी एसिड का बना हुआ होता है। फैटी एसिड दो तरह का होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें तो ये तुम्हारा सॉलिड होता है, जैसे एग्जांपल में घी। और अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करें तो ये तुम्हारा लिक्विड होता है, लाइक ऑयल। ओके, यस सर। चलो आगे देखो। देखो नेक्स्ट देखो, ये तो हम लोग लिपिड के बारे में जाने। अब जो सेल मेम्ब्रेन का जो लिपिड होता है, सेल मेम्ब्रेन का जो लिपिड होता है, अगर मैं उसकी बात करूं तो उसके अंदर भी दोनों चीज पाया जाता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, तो ये क्या होगा? सॉलिड होगा, और ये क्या होगा? लिक्विड होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब सेल मेम्ब्रेन का जो लिपिड होता है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड का भी बना हुआ होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का भी बना हुआ होता है। मतलब वो सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है। तो मुझे बताओ वो कैसा हुआ, सेमी फ्लूइड, फ्लूइड या फिर सॉलिड? ऑब्वियस बात है सर, सेमी फ्लूइड, क्योंकि ना ही ये सॉलिड है ना ही ये लिक्विड है, दोनों का मिक्सअप है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये तुम्हारा क्वासी फ्लूइड है, क्वासी फ्लूइड है। ठीक है, क्या है? क्वासी फ्लूइड है। ओके सर, या फिर इसको तुम सेमी फ्लूइड भी बोल सकते हो, सेमी फ्लूइड भी बोल सकते हो। ठीक है, और इसका नेचर कैसा होता है लिपिड का? ये क्या है? ये नेचर ऑफ लिपिड है, नेचर ऑफ। अगर तुमसे कोई पूछे सेल मेम्ब्रेन के नेचर क्या होता है लिपिड का, तो वो सेमी फ्लूइड होता है, क्वासी फ्लूइड होता है। मतलब उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड भी होता है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी होता है। इसलिए हम उसको क्या नाम देते हैं? या तो हम उसको क्वासी फ्लूइड नाम देते हैं या फिर हम उसको सेमी फ्लूइड नाम देते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर? अब सुनो, एक्चुअल में जो है वो तुम्हारा प्रोटीन दिखता कैसे? सर लिपिड बोल रहे हैं, प्रोटीन, लिपिड, लिपिड। ये देखो, ये उसका कपाड़ है, ये उसका पैर है। ठीक है, देखो इसको बोलते हैं हेड, ये जो तुम्हारा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। ठीक है सर, और इसको क्या बोलते हैं? इस पूरे को क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं। ठीक, ये तुम्हारा हेड है, और ये इसको लोग टेल बोलते हैं। ठीक है, हेड जो होता है, हेड इसका मतलब ये जो तुम्हारा, ये जो दिख रहा है देखो, ये ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं, और नीचे वाले को हम लोग टेल बोलते हैं। इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं, और इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं। ठीक है, हेड जो होता है, हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब उसको पानी से मोहब्बत है ना? ये क्या हाइड्रोफिलिक होता है? हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब ये पोलर होगा, मतलब ये H2O लविंग होगा, मतलब पानी से मोहब्बत है इसको। ठीक है, ओके। टेल, अगर टेल की बात करें, टेल जो है तुम्हारा वो हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक क्या मतलब है? कि नॉन पोलर, मतलब इससे पानी से नफरत है। ठीक, तो अगर तुमसे यहां पे पूछे कि मोस्ट कॉमन लिपिड, मोस्ट कॉमन लिपिड कौन सा है, तो बोलोगे फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड। ठीक है, एग्जांपल में
एग्जाम्पल में फॉस्फोग्लिसराइड, फॉस्फोग्लिसराइड, ठीक है, फॉस्फोग्लिसराइड। कोई दिक्कत यहाँ तक? पूरा समझ आया है? देख लो एक बार। ठीक है, अरे ये क्या हो गया? नेक्स्ट आगे देखो। तो कुल मिला के हम लोग अभी तक क्या पढ़े कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन जो है वो आपका क्वासी फ्लूइड होता है। क्वासी फ्लूइड होता है, ठीक है, मतलब हाफ पार्ट इसका लिक्विड होगा, हाफ पार्ट इसका लिक्विड होगा। ओके ओके, मतलब सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्वासी फ्लूइड होता है। इसका मतलब क्या है कि उसका जो हाफ पार्ट है वो तुम्हारा लिक्विड होगा। अब बात यहाँ पर ये उठता है कि इसमें सेल मेम्ब्रेन जो है दो चीज से मिलकर बना होता है। पहला लिपिड, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। दूसरा प्रोटीन। लिपिड यहां पर लिक्विड होता है, प्रोटीन यहां पर सॉलिड होगा, ठीक है। अब अगर तुमसे कोई पूछे सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो गीलापन है, जो फ्लूइडिटी है, वो लिपिड की वजह से आ रहा है कि प्रोटीन की वजह से आ रहा है? ऑब्वियस सी बात है, लिपिड की वजह से, क्योंकि प्रोटीन तो तुम्हारा क्या है, सॉलिड है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन किसकी वजह से था? ड्यू टू लिपिड की वजह से आता, ठीक है, नॉट प्रोटीन। मतलब ये लिपिड की वजह से आता, प्रोटीन की वजह से नहीं आता, ठीक है, समझा? ओके, समझा? ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो तुम्हारा क्वासी फ्लूइड है, जिसमें आधा पार्ट क्या होता है, लिक्विड होता है। ये दो चीज़ का बना होता है, लिपिड और प्रोटीन। लिपिड क्या होता है, लिक्विड होता है, प्रोटीन क्या होता है, तुम्हारा सॉलिड होगा। अगर तुमसे कोई पूछे सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइडिटी है ना, जो तुम्हारा गीलापन है, वो किसकी वजह से आता है? प्रोटीन की वजह से या फिर लिपिड की वजह से? तो क्या बोलोगे? लिपिड की वजह से, नॉट प्रोटीन। प्रोटीन की वजह से नहीं आता, ठीक है। चलो यहाँ तक आज हम लोग रखने वाले हैं, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। एक बार काम करते हैं, रिवीजन कर लेते हैं स्टार्टिंग से। देखो हम लोगों ने कल लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि पिलाई और फिमड़ई के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा कि पिलाई और फिमड़ई जो होता है वो एक्सटेंशन है सेल का, या फिर सरफेस एक्सटेंशन है, ठीक है, मतलब वो एक्स्ट्रा आया सेल इस पर, ठीक है। पिलाई और फिमड़ई दोनों में से कोई भी लोकोमोशन में हेल्प नहीं करता, डू नॉट हेल्प इन लोकोमोशन, ये मूवमेंट में किसी भी तरह का कोई भी हेल्प नहीं करता, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े कि इफ फ्लैजेला इज प्रेजेंट, अगर मान लो अगर तुमसे कोई पूछे बैक्टीरिया चलता किसकी मदद से, तो फ्लैजेला की मदद से। अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है तो उसके अंदर मूवमेंट या फिर मोटाइल होगा। अगर फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, तो वो नॉन मूवमेंट नहीं कर सकता, वो नॉन मोटाइल होगा फिर, ठीक है। फ्लैजेला का जो नंबर है वो अलग अलग सेल में वारी करता है, डिस्ट्रीब्यूशन उसका जो अरेंजमेंट होता है वो अलग अलग सेल में वारी करता है। हो सकता है किसी एक सेल में एक हो, किसी एक सेल में दो हो, किसी में तीन हो, किसी में चार हो, किसी में पाँच हो, किसी में छः हो, ठीक है। तो और फ्लैजेला से जुड़ा हुआ जो प्रोटीन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैजिलिन प्रोटीन बोलते हैं, जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर ट्यूबिलिन प्रोटीन के नाम से हम लोग जानते हैं, ओके। आगे
प्रोकैरियोटिक सेल की फ्लैजेला की बात करें, इसमें 3 पार्ट होता है, ठीक है, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। बेसल बॉडी क्या होता है, नीचे वाला पार्ट जो होता है, और हुक क्या होता है, जो बेसल बॉडी और फिलामेंट को जोड़ता है, और फिलामेंट क्या है, सबसे लॉन्ग पार्ट है जो बाहर की तरफ होता है, ठीक है, समझ में आया। फ्लैजेला जो है ये भी एक्सटेंशन है सेल वॉल का, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल हम स्टार्ट किए, यूकैरियोटिक सेल में हम लोग क्या पढ़े कि एग्जांपल जैसे प्रोटिस्टा हो गया, प्लांट सेल हो गया, एनिमल हो गया, फंगी हो गया, ये सब क्या तुम्हारा यूकैरियोटिक सेल है। प्रोटिस्टा के अंदर अमीबा आएगा, पैरामेसियम आएगा। फिर एनसीईआरटी लिखती है कि कंपार्टमेंटलाइजेशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है, ठीक है, प्रोकैरियोट के अंदर नहीं होता। इसका ये मतलब है कि क्योंकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर सारा सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल, देखो जैसे यहाँ पर रिएक्शन हुआ, पी से क्यू बना, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्लोरोप्लास्ट है, तो ये जो इस तरीके से हुआ ना, एक मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है, तो कंपार्टमेंट जैसा बन रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर, तो साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपार्टमेंटलाइजेशन बोलते हैं, जो तुम्हारा किसके अंदर होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होता, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल उसको उस तरीके से बनाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े कि साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर जो है वो तुम्हारा पाया जाता है किसके अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर, जो उसको लोकोमोशन में हेल्प करता है। एग्जांपल मैक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। एब्सेंट होता है किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है। अगर हम बात करें साइक्लोसिस की, साइक्लोसिस मतलब मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, है ना, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी बोलते हैं, ठीक है, समझा। जो क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक के अंदर एब्सेंट होता है। सिंगल एनवेलप की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होगा, मतलब वहां पर सेल मेम्ब्रेन होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। अगर डबल एनवेलप की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों होता है, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर ऐसा क्या होता है जो एनिमल सेल के अंदर नहीं होता। तो प्लांट सेल की अगर बात करें तो प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल जो है, बड़ा वैक्यूल वो प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होता है। सेल वॉल यहाँ पर प्रेजेंट होगा, उसके अंदर एब्सेंट होगा। प्लास्टिड या फिर क्लोरोप्लास्ट क्या होगा, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। सेंट्रियोल एब्सेंट होता है किसके अंदर, प्लांट के अंदर, ठीक है। जबकि एक एक्सेप्शन है एल्गी, वहां पर प्रेजेंट होता है सेंट्रियोल, और इसमें जो है तुम्हारा सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है किसके अंदर, एनिमल सेल के अंदर, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई समस्या, कोई परेशानी? आगे क्या पढ़े हम लोग, देखो सेल मेम्ब्रेन पढ़े। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, लिविंग होता है, सिलेक्टिवली परमेबल होता है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिविंग है, सिलेक्टिवली परमेबल है। सिलेक्टिवली परमेबल का मतलब क्या है कि ये गिने चुने चीजों को अंदर आने देगा, ठीक है। विच अलाउ सॉल्वेंट एंड सम सॉलिड टू पास थ्रू इट, मतलब कि ये कुछ सॉलिड को और सॉल्वेंट को ही अपने अंदर आने देगा, बाकी किसी को नहीं आने देगा, ठीक है। सॉल्वेंट मतलब वाटर होता है। 1950 के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हो चुका है, देखो 1950 के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो चुका था, ठीक है। जिसके बाद हम लोगों के लिए सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना आसान हो गया, ठीक है। जब मैंने केमिकल स्टडी किया सेल मेम्ब्रेन का तो हमें पता चला कि सेल मेम्ब्रेन जो वो दो चीज से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? सबसे पहला लिपिड, दूसरा प्रोटीन। लिपिड जो होता है वो आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन में कितना होता है, 52% होता है, और प्रोटीन 52% होता है, लिपिड तुम्हारा 40% होता है। ये जरूरी नहीं है कि हर सेल में इतना ही हो, अलग अलग सेल में ये वैरी भी करता है। हो सकता है किसी और सेल के आरबीसी में या फिर आरबीसी के अलावा किसी और सेल के मेम्ब्रेन में हो सकता है कि वो 50%, 52% ना हो, 53% हो, 40 नहीं 41 हो, इस तरीके से, ठीक है। उसके अलावा जब मैंने बायोकेमिकल स्टडी किया इसका तो मुझे ये पता चला कि इसके अंदर जो है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेल मेम्ब्रेन 3 चीज मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। नीट में आया वो सवाल है, ओके। आगे चलो, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि लिपिड क्या होता है। लिपिड जो है तुम्हारा वो फैटी एसिड का बना होता है। फैटी एसिड दो तरह का होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, सॉलिड होता है, जैसे एग्जांपल में घी, ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या हुआ, जैसे लिक्विड, जैसे एग्जांपल में ऑयल। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन का जो होता है, इसका जो लिपिड होता है वो भी दो चीज का बना होता है, SFA मतलब सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। ये सॉलिड होता है, ये लिक्विड होता है। तो कुल मिला के ये ना, अगर बात करें सेल मेम्ब्रेन की तो सेल मेम्ब्रेन ना ही क्या है, सॉलिड है, ना ही लिक्विड है, ये क्या है, क्वासी फ्लूइड है। क्वासी फ्लूइड मतलब दोनों का मिक्सअप, ठीक है। या फिर उसको सेमी फ्लूइड, सेमी मतलब आधा, फ्लूइड मतलब आधा पानी, ठीक है। और ये क्या नेचर ऑफ लिपिड। नेचर ऑफ लिपिड अगर तुमसे कोई पूछे कि सेल मेम्ब्रेन का नेचर ऑफ लिपिड कैसा होता है तो क्वासी फ्लूइड या फिर सेमी फ्लूइड होता है। ये तुम्हारा लिपिड है। ऊपर वाला पार्ट को हम हेड बोलते हैं, नीचे वाला पार्ट को हम टेल बोलते हैं। हेड क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, जो पोलर होता है, जिसको पानी से मोहब्बत है। टेल क्या है, हाइड्रोफोबिक है, जो नॉन पोलर, जिसको पानी से अफेक्शन है, मतलब कि दूर जाता है उससे। मोस्ट कॉमन लिपिड की बात करें तो तुम्हारा क्या होगा, फॉस्फोलिपिड या फिर फॉस्फोग्लिसराइड होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन की अगर बात करें हम लोग तो ये क्वासी फ्लूइड होता है, मतलब हाफ पार्ट इसका लिक्विड होता है, ठीक है। लिपिड और प्रोटीन इस तरीके से देखो, ये लिक्विड, ये प्रोटीन। अगर प्रोटीन तुम्हारा सॉलिड है, यहाँ पर लिपिड क्या है, लिक्विड है। अगर तुमसे कोई पूछे कि सेल मेम्ब्रेन का जो फ्लूइडिटी है, फ्लूइडिटी मतलब जो गीलापन है, वो किसकी वजह से होता है, लिपिड की वजह से कि तुम्हारा प्रोटीन की वजह से, तो क्या बोलोगे, लिपिड की वजह से होता है। यहाँ तक पढ़े हम लोग आज तक, ठीक है। देखो थैंक यू सो मच। देखो सबसे पहली बात, अच्छा ओके, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते कल। अगर आपको किसी भी तरह कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, अलविदा।